ओके तो हम बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ओके शॉर्ट नोट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो पहले समझ लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है, मतलब सपोज हम लोग हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, हमारी जो भी नीड्स है रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करना है, और उसको ऐसे सेटिस्फाई करना है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, फ्यूचर जनरेशन होगी, उनकी भी नीड सेटिस्फाई हो जाए, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। वैसे अगर हम डेवलपमेंट करें और अभी के रिसोर्सेज को यूज करें तो उसे बोलेंगे सस्टेनेबल। समझ में आया? फिर हाँ लास्ट प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर वो डिस्पर्शन शो करना है या वो मतलब क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? in narrow beam XY of white light is passing through a glass prism ABC as shown in figure diagram, or trace into your answer sheet and show the path of emergent beam as observed in the screen below. लाओ दिखाओ। A narrow beam XY light is passing through the glass prism. Show trace it via answer sheet. Show the path of the emergent beam as observed. हाँ तो मतलब तुम्हें ड्रॉ करके दिखाना है। हाँ ओके सो समझ में आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर से बताता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, कि आज की जनरेशन की नीड सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन वो ऐसे सेटिस्फाई हो कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी सेटिस्फाई हो। ऐसा ना हो कि हम आज की जनरेशन की नीड को सेटिस्फाई ऐसे करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे ही ना। फॉर एग्जाम्पल से पेट्रोल, तो हमें पेट्रोल रिसोर्स है एक, तो पेट्रोल का ऐसे यूज करना है कि हमारी जो नीड्स है वो तो फुलफिल हो, लेकिन इतना भी यूज नहीं करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोल बचे ही ना। समझ में आया? तो इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक डेवलपमेंट का टाइप ही है जिसमें हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो नीड्स होगी, उसको भी हम सेटिस्फाई करेंगे, उतना रिसोर्स बाकी रखेंगे। ऐसा नहीं कि सारा हम ही यूज कर लेंगे। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये है, ऐसा समझो कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, जितने भी पैसे हो, तुम्हारा वेल्थ कितना भी हो, तो जैसे पेरेंट्स हम लोगों के लिए कैसे सोचते हैं कि भाई इनकी स्टडी के लिए इतने पैसे इकट्ठा करने हैं, इनकी मैरिज के लिए इतने पैसे इकट्ठा करने हैं, कहीं हम घूमने जाने वाले हो तो नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पे घूमने जाने वाले हैं या कहीं पिलग्रिमेज पे जाने वाले हैं तो इतना खर्चा होगा, तो पहले से सेव करते हैं। तो वो हम हमारा जो रिसोर्स है मतलब पैसे, उसको अच्छे से यूज करेंगे कि भाई यहाँ बचाएंगे, अभी फालतू का खर्चा नहीं करना, खर्चा एनीवे इनकी मैरिजेस है ये वो तब खर्चा होगा। तो हम कैसे सोचते हैं, तो वैसे ही ये जो रिसोर्स है हमारे डे टू डे लाइफ के, वो भी हम अच्छे से यूज करें। अब उसमें हम 1 साल की या 2 साल के आगे की बात नहीं कर रहे, उसमें हम नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब से आज से 100 ईयर्स आफ्टर, ओके, और से आज से 50 ईयर्स आफ्टर, 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, उसकी बात कर रहे हैं कि उनके लिए फिर ऐसा ना हो कि कोई रिसोर्सेज रहे ही ना। ओके जैसे कि हम पेट्रोल इतना यूज कर ले कि उनको पता ही ना हो कि पेट्रोल क्या है, भाई खत्म हो गया अब क्या। समझ में आया? तो उस हिसाब से तो अगेन फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ डेफिनेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट की प्रोसेस है विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, मतलब जिसमें प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स मीट्स हो रही है, मतलब सेटिस्फाई हो रही है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द कैपेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। तो जो फ्यूचर जनरेशन की नीड होगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस है, वो जो कैपेसिटी है, उसके साथ हम मतलब उसको हम अफेक्ट नहीं करेंगे। ओके समझ में आ गया? चलो सो बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, स्टेप्स है। कौन कौन से? पहला, केयरफुल यूज ऑफ द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर। तो हमारे पास जो बेसिक हमारे 5 एलिमेंट्स है, कौन से बेसिक 5 एलिमेंट्स? एक तो लैंड, ओके, दूसरा स्काई मतलब आकाश जिसे हम बोलते हैं, फिर वाटर, फिर एयर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट फायर। ओके सो
इसमें से जो भी हम यूज कर रहे हैं अच्छे से करें। अब हम बोलेंगे सर फायर, तो अच्छा चलो फायर का इतना ज्यादा मतलब हम मिसयूज सपोज ना भी करें, लेकिन फायर का मिसयूज कहाँ होगा, क्या चीज फ्यूल क्या तुम जला रहे हो उससे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे कि लैंड है, वाटर है, ओके, तो लैंड है, वाटर है, वो रिन्यू होते रहेंगे, मतलब लैंड बनती रहेगी। कैसे बनती रहेगी, कहीं पर पहाड़ टूटेंगे और पहाड़ की मिट्टियां आगे जाएगी और लैंड बनती रहेगी, और कहीं पर लैंड जो है वहां वो मिट्टी हवा से ऐसे आगे बढ़ती रहेगी और कहीं पे उससे भी पहाड़ बन जाएंगे। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं तब जाके एक माउंटेन बनता है, और अगेन मैनी ईयर्स लगते हैं तब जाके एक माउंटेन पूरा लैंड बन जाता है, मतलब पूरा जो बना हुआ था हीप वो पूरा लेवल हो गया, ओके, ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटीज और अगेन आर्टिफिशियल और से ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमें हमारे जो लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, उसका केयरफुल यूज करना चाहिए, सिंपल, ओके। दूसरा पॉइंट, जुडिशियस, जुडिशियस मतलब क्या, न्यायपूर्ण, अच्छे से, केयरफुल, वही मीनिंग हुआ, उसका मीनिंग वही हुआ, वर्ड अलग है, ओके। तो जैसे जुडिशरी नहीं बोलते हम, न्यायपालिका, ओके, तो जुडिशरी मतलब न्यायपूर्ण, न्याय मतलब क्या, जो सही है वो, केयरफुल, ओके। सो जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल, देखो पहला पॉइंट था रिन्यूएबल के लिए, अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, मिनरल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू नहीं हो सकते, मतलब उसमें भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, याद रखो, सॉलिड में कोल एंड वुड, और से लिक्विड में पेट्रोलियम एंड गैस में नेचुरल गैस, ओके। तो ये जो हमारे नॉन रिन्यूएबल और से कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है उसका जुडिशियस केयरफुल यूज करना चाहिए। पहला रिन्यूएबल का पॉइंट, दूसरा नॉन रिन्यूएबल का पॉइंट, तीसरा मिनिमाइजिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय सूटेबली लोकेटिंग इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको मिनिमाइज कर दो। कैसे मिनिमाइज करेंगे, जो हमारी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री को जो रिसोर्स है उसके पास ही बनाओ। जैसे कि हमने सपोज झारखंड में कोल माइंस है, ओके, तो अब तुम्हारा पावर प्लांट है, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, स्टीम से वो टरबाइन घूमेगा। तो स्टीम कहाँ से आएगी, पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगी। पानी कैसे गर्म होगा, फ्यूल को बर्न करके हीट मिलेगी, तो हीट से, जैसे हम घर पर कैसे पानी गर्म करते हैं, गैस ऑन कर देते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। गैस ऑन किया मतलब क्या, स्टोव ऑन किया मतलब क्या, नेचुरल गैस को हमने बर्न किया। तो वहां पर भी कोल को बर्न कर रहे हैं और पानी उबल रहा है, पानी उबल के स्टीम बन जाएगा, फिर स्टीम से हम टरबाइन घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो अब ऐसा समझो झारखंड में है कोल, ओके, और तुमने स्टीम पावर प्लांट डाल दिया से महाराष्ट्र में, ओके। अब वहां से कोल ट्रक में भर के लाना है और फिर यहाँ लाओगे और उसके बाद उसको जलाओगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे। तो ये तो मतलब फुलिश डिसीजन हो गया। क्यों भाई, सपोज तुम ऐसा समझो लैक्स ऑफ रुपीज का कोल लाए, 1 लाख रुपीज का कोल लाए वहां से यहाँ, ओके। अब 1 लाख रुपीज का कोल तो लाए, लेकिन वहां से यहाँ आने के लिए तुम्हारे 20,000 रुपीज खर्च हो गए। ट्रक ऐसे ही थोड़ी चलेगा, डीजल से चलेगा। सो सपोज 20,000 रुपीज खर्च हो गए। अब अगर यही स्टील पावर प्लांट वहीं झारखंड में होता, कहीं पे नजदीक में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, 100 किलोमीटर में होता, तो ये तुम्हारे 20,000 रुपीज बच जाते। क्योंकि जैसे कि जहां यूज होगा वहीं, समझ में आ रहा है ना, ओके। जैसे कि तुम्हारा स्कूल और तुम्हारा घर, ओके, तो कैसे पसंद करेंगे पेरेंट्स तुम्हारा स्कूल कि भाई बहुत दूर ना हो, ओके। अगर तुम खुद जा रहे हो तो ऐसा ही सोचेंगे। अगर तुम साइकिल से, मोपेड से जा रहे हो तो क्या क्या सोचेंगे कि भाई बहुत दूर नहीं होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, हाईवे नहीं होना चाहिए, कितना कुछ सोचेंगे, ओके। तो मतलब ऐसा समझो कि यही सोसाइटी के पीछे तुम्हारी स्कूल है, तो फिर वैसा घर ढूंढते होंगे कि ये सोसाइटी में घर मिल जाए ना तो वहाँ रह लेंगे हम। क्यों, अरे सब कुछ नज़दीक नज़दीक है, स्कूल भी नज़दीक है,
सब्जी मंडी भी नज़दीक है भाई, थिएटर भी नज़दीक है, ये हाईवे भी नज़दीक है, रेलवे स्टेशन भी जाना हो तो ऐसे चले जाएंगे, सब कुछ नज़दीक है, ऐसा हम मेंटालिटी रखते हैं। तो मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई ना। जो तुम रोज सपोज 50 रुपीज का फ्यूअल बर्न करके स्कूल जाओगे और स्कूल से आओगे, 50 नहीं तो से 20 रुपीज का भी या 30 रुपीज का, तो सोचो रोज के 20 रुपीज भी तुमने कंज्यूम किए पेट्रोल के, और अगर वही तुम्हारे घर ही, तुम्हारी सोसाइटी के बाजू में ही स्कूल है, ओके, तो फिर वो 30 रुपीज नहीं होंगे, भले ही तुम वहां पर भी गाड़ी लेके ही जा रहे हो, चलो चल के नहीं जा रहे हो, फिर भी वो 20 रुपीज की जगह 5 रुपए हो जाएगा, 15 रुपीज तो कम हो गए। तो 20 रुपीज इंटू 30 मतलब 600 रुपीज हुए मंथ के, और अब हो गए 5 इंटू 30 150 रुपीज। तो तुम्हारे कितने पैसे बच गए, 450 रुपए बच गए, 150 में तुम्हारा काम हो गया, ओके, और 450 रुपीज सेव हो गए। क्यों? क्योंकि रिसोर्स और तुम जहां हो वो नजदीक है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि इंडस्ट्री वहीं डालो जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। डन, ओके। सो मिनिमाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय suitably लोकेटिंग द इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, स्ट्राइव टू अचीव द इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, मतलब हमें इको फ्रेंडली डेवलपमेंट हासिल करने के लिए हमारे कोशिश करनी चाहिए। स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, ओके। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट मतलब हमारा तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हमारा बेनिफिट करने के लिए हम एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इको फ्रेंडली। एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली, कि भाई फ्रेंड कोई कब बनेगा, जब तुम उसको हर्ट नहीं करोगे, उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करोगे, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी फिजिक्स को, उसकी मेंटालिटी को, तो ह्यूमन बीइंग की बात हो गई, बट वही है, ओके। फ्रेंड कब बनेंगे, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा, लाइक दैट। डन। तो यहाँ पर भी एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंड बनना है, तो इको फ्रेंडली, ओके। तो इको, स्ट्राइव फॉर दी इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट तो हमें करना है भाई, बहुत पैसे कमाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना है, सब कुछ करना है, बट साथ साथ में एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी नहीं करना है, कोई भी टाइप का, लैंड पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, कोई भी टाइप का नॉइज पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट को हमें डिग्रेड और से स्पॉइल नहीं करना है। डन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरटेक मल्टीपर्पज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स like Damodar Valley Corporation, wherein the same natural resource could be used for different activities such irrigations, generations of the electricity, water transport and for flood control। तो क्या बोल रहे हैं कि अंडरटेक मल्टीपर्पज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब मल्टीपर्पज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। मल्टीपर्पज, पर्पज मतलब हेतु, तुम्हारा गोल, ओके, तुम्हारा एम, लेकिन मल्टी मतलब तुम्हारे ज्यादा एम है। जैसे कि ऐसा समझो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ओके, वहीं पे आ गए हम वापस। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ये तो तुम्हारा गोल है, लेकिन साथ साथ में सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं रे, पिकनिक स्पॉट भी होना चाहिए, हिल स्टेशन भी होना चाहिए, वहां पे टेंट भी लगा दिए, वहां पे रिवर राफ्टिंग भी हो रही है, एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया, एडवेंचर भी है, जू भी है, और स्टैचू तो अपनी जगह है, म्यूजियम है, कितनी सारी चीजें एक साथ कर दी, तो हम बोलते हैं मल्टीपर्पज, ओके। एक पर्पज नहीं है, मल्टीपर्पज है, ओके। जैसे कि हम बोले कि भाई अगर आगे जाके हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे 3-4 ऑप्शन तुमने खुले रखे हैं, एक ही कि आगे जाके ये करेंगे तो सिंगल पर्पज हो। मल्टीपर्पज मतलब तुम एक से ज्यादा चीजें डिजायर कर रहे हो। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमें लेने चाहिए, जिसमें सेम नेचुरल रिसोर्स कुड बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज इरिगेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फ्लड कंट्रोल। देखो मतलब क्या है, सेम नेचुरल रिसोर्स, एक ही नेचुरल रिसोर्स को तुम डिफरेंट एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो। सपोज वाटर, तो वाटर, सपोज पानी है तो वाटर तुम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो, बोटिंग करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। देन वाटर है तो हाइड्रोलिक टर्बाइन घुमा सकते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो गया वही वाटर से।
फिर जनरेशन हो गया, उसके बाद वो वाटर को खेत में डाल दो तो तुम्हारा इरिगेशन का काम भी हो गया। एक ही पानी से कितना कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, मल्टीपर्पज, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमने ऐसे डाल दिया, पानी ऊपर चढ़ा दिया और आरओ का पानी है, तो आरओ का पानी मतलब ऊपर से पानी आ रहा है, आरओ में फिल्टर होके आ रहा है, तो एक तो आ गया मीठा पानी, वो तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। फिर जो वेस्टेज है, तो वेस्टेज से तुम बर्तन धो सकते हो। ओके, तुम फ्लोर को जो हम मॉप करते हैं, पोछा मारते हैं, वो भी हम कर सकते हैं वेस्ट वाटर से। वेस्ट मतलब गंदा नहीं है वो, लेकिन उसमें सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा है। ओके, तो उसका हमने फिर से यूज किया। आरओ का वेस्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, गटर के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, आरओ का वेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसको हमने बर्तन धोने के लिए यूज किया, प्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, पानी डालने के लिए प्लांट्स को। ओके, उनको तो अच्छा है, सॉलिड्स ज्यादा मिलेंगे। ओके, तो ये क्या हो गए, मल्टीपर्पज हो गए। एक ही पानी को तुम बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। ऐसा समझो, मैंने यहाँ पोछा लगाया, तो जो पानी से पोछा लगाया वो पानी तो गंदा हो गया, वो तो गंदा हो गया। अब वही पानी मैं प्लांट में डाल दूं, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा ना। पोछा वाला गंदा मतलब क्या, पोछा मतलब क्या है, धूल मिट्टी तो है, तो प्लांट में धूल मिट्टी वाला पानी जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, बट फिर तुमने वो जो हम डिटर्जेंट और वो यूज करते हैं, वो सही यूज किया, सिर्फ पानी वाला बोल रहा हूँ। फिर अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो यूज नहीं कर सकते। फिर तुम क्या करोगे, सपोज बाथरूम में यूज कर लो, जैसे हम फ्लश करते हैं, उसकी जगह ये बाल्टी भरी हुई है, पूरी डाल दो वहां पर, तो फ्लश वाला उतना जो 5 लीटर 10 लीटर वाटर जो टैंक में भरा हुआ है वो तो बच गया ना, तुम्हारी एक बकेट पानी डाल दी। इसे बोलते हैं मल्टीपर्पज। डन। तो दामोदर वैली जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें एक ही नेचुरल रिसोर्स का बार बार डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो। डन। ओके, नेक्स्ट, केयरफुल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पॉइजनस केमिकल्स। यस, तो जो इंडस्ट्री के जो वेस्ट है, ओके, इंडस्ट्री के वेस्ट वॉट एवर, सॉलिड लिक्विड गैस, उसको बाहर उसके जो उसको हम डिग्रेड कर देते हैं। ओके, लेकिन डायरेक्टली एनवायरनमेंट में डाल देते हैं। ओके, डायरेक्टली डिस्पोज कर देते हैं एनवायरनमेंट में। सपोज लिक्विड है तो तुमने नदी में, लेक में डाल दिया, गैस है तो डायरेक्टली ऐसे ही चिमनी में से गैस ऊपर चला गया एटमॉस्फेयर में, सॉलिड है तो तुमने कहीं पे डाल दिया तो लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा उसकी वजह से। तो ये जो डिस्पोजल हम कर रहे हैं किसका, इंडस्ट्रियल वेस्ट का, तो उसका डिस्पोजल ऐसे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए और उसके लिए मैनेजमेंट भी होना चाहिए। डन। ओके, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके डिस्पोजल के लिए पर्टिकुलर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करना चाहिए। वो चीज़ बता रहे हैं, जैसे हमारा गार्बेज है वो कचरे वाला आता है। ओके, कचरा दे दो, तो उसमें हम डालते हैं, तो क्या वो कहीं पर भी पूरी सिटी में कहीं पर भी कचरा डाल देगा? कहीं पर तो डाल रहा होगा वो, तो क्या उसका जहां मन होगा वहां डालेगा क्या? नहीं, कहाँ डालेगा? गवर्नमेंट ने बोला होगा कि भाई ये हाईवे के उस साइड तुम जाओ, वहां पे थोड़ी लोकालिटी कम है, लोग कम रह रहे हैं, तो ये कचरे में से बदबू भी आएगी तो लोगों को इफेक्ट नहीं होगी, तो वहां जाके डालना, तो वहां जाके डालेंगे रोज। ओके, तो गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, उस हिसाब से करना है। डन। ओके, नेक्स्ट, steps to prevent emergence and spread of slums in the urban areas। तो जो अर्बन एरियाज है, अर्बन मतलब क्या, शहर, रूरल मतलब क्या, गांव। ओके, तो जो अर्बन एरियाज है उसमें स्लम्स का बढ़ावा ना मिले। ओके, लिखा हुआ ही है कि प्रिवेंट द इमर्जेंस एंड द स्प्रेड ऑफ स्लम्स। इमर्जेंस मतलब नया बनना, एंड स्प्रेड मतलब उसका फैलावा होना। ओके, फैलना। तो स्लम्स अगर नहीं है तो आने नहीं चाहिए, और अगर है तो स्प्रेड नहीं होने चाहिए, ये बोल रहे हैं। कहाँ? शहर में पहले तो क्या है, स्लम्स होने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो वो स्प्रेड नहीं होने चाहिए, वो बोल रहे हैं। इमरजेंस मतलब क्या, नया पैदा होना, इमरजेंट नहीं बोलते हम, इमरजेंट रे। ओके, इमरजेंट ऐसे अंदर से निकला। इमरजेंट अलग है, इमरजेंट मतलब प्रोड्यूस होना, इमिट होना, ऐसे बोलते हैं ना।
इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड इमर्जेंट, सब अलग अलग है। इमर्जेंट मतलब कहीं से निकलना, जैसे कि हम टॉर्च ऑन करें तो टॉर्च में से रेज निकले तो वो हम इमर्जेंट बोल सकते हैं, लेकिन वो रेज दीवार पर पड़े तो वो इंसिडेंट रे बोलेंगे। फिर सपोज ग्लास में पड़कर बाहर निकल गए तो हम उसको रिफ्रैक्टेड बोलेंगे, और मिरर में पड़कर वापस आ रहे हैं तो हम उसको रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। डन? ओके, हाँ चलो आगे। Emphasis on the development and the use of the non-conventional sources of energy such as solar and wind energy। तो जो हमारी नॉन कन्वेंशनल मतलब कौन सी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, उसका यूज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसका यूज को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, कौन सी को, यहाँ तो दो लिखी हुई है, सोलर एंड विंड एनर्जी, बट हमें पता ही है बायोगैस एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। ओके, तो ये जितनी ज़्यादा एनर्जीज है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है और से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है उसका कंजम्पशन कम होगा। जैसे कि हमने ऐसे सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर लगाई हुई है। ओके, तो अभी धूप है तो अभी ये फैन घूम रहा है, तो अभी ये फैन सनलाइट जो हमारा सोलर एनर्जी है उससे घूम रहा है। अब इवनिंग हो गई है और फिर वो ज़्यादा जनरेट नहीं करेगी, तब जाके अब हम जीईबी से लेंगे। तो भाई दिन के सपोज 6 घंटे तो तुमने बचा लिया ना। जीईबी जो कोल बर्न करके स्टीम प्रोड्यूस करके स्टीम पावर प्लांट चला रही है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो उतनी स्टीम तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी तो बचा ली ना हमने। तो कैसे बचा ली, क्योंकि हमने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज किया। इसलिए हम सोचेंगे सर पूरा ही रिन्यूएबल यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो। ओके, बट पैसे होने चाहिए। जैसे कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, इसको मैं बंद कर दूँ, ओपन है ऐसे। सो हमारा जो ये प्लांट है, अपने ट्यूशन का प्लांट है, ऊपर है छत पर, सोलर पावर प्लांट है। तो जब वो इंस्टॉल किया था 2 साल पहले, तो क्या सोचा था कि लाइट बिल आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा 5 किलोवाट का है। जनरली 3 किलोवाट और से 3.5 किलोवाट 4 किलोवाट इनफ होता है। तो हमने 5 किलोवाट का लिया कि भाई ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे हमारा क्लास, तो ज़्यादा कंजम्पशन हो तो भी चलेगा समर के टाइम पे। लेकिन सोचो इतना कंजम्पशन हुआ कि पहले तो बिल नहीं आया, लेकिन फिर बिल भी आने लगा, मतलब कंजम्पशन बढ़ने लगा। तो सोचो कि अगर होता ही नहीं तो कितना बिल आता। ओके, अगर होता ही नहीं तो कितना बिल आता, महंगा पड़ जाता, बहुत महंगा पड़ जाता। फिर हम गर्मी में बैठते, एसी है फिर भी चलाते नहीं। दैट इज द थिंग कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, मैंने सोचा था क्या कि बिल आए ही ना, मतलब ऐसे ही इतना ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी का ले लेंगे, भले ही महंगा तो महंगा, ओके, लेकिन बड़ी कैपेसिटी का लेंगे सो दैट फ्यूचर के लिए अभी देखना नहीं। लेकिन हमारी डिज़ायर बढ़ती रहती है। ओके, हम अगर 30 अभी सपोज 30 पे अगर हम रख दे और फैन ऑन कर दे तो चलेगा। फिर 30 की हमें हैबिट हो गई तो सर अब थोड़ा 28 करते हैं, ऐसा होगा। अरे अभी तो बीच में इतनी ठंडी हुई थी तो मैं ठंड में जानबूझ के 30 पे एसी रख के सो रहा था। सोचो क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है तो 30 डिग्री मेंटेन रहेगा तो ठंड नहीं लगेगी। तो ये बेनिफिट है, लेकिन फिर उसका कंजम्पशन भी वैसे होगा। हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं करेगा। क्यों? कूलिंग करना ही नहीं है, तो टेम्परेचर है ही। ओके, टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाए, वो गर्म कैसे होगा? हमारे ब्रीदिंग से। कितने लोग हैं रूम में, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस कितने चालू है, अभी ये फैन चल रहा है तो फैन रूम के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। क्यों? फ्रिक्शन होगा ना, थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। हम ये जो बोल रहे हैं, हम ब्रीद कर रहे हैं, उस सबसे हमारी, जैसे केमिस्ट्री में है ना क्वेश्चन, रेस्पिरेशन प्रूव दैट और डिस्क्राइब रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस, एक्सप्लेन। वो यही है
क्या हीट रिलीज हो रही है साथ साथ में, दैट्स वाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। नहीं तो हम सोचो कि एक रूम में हम एसी ऑन करके सो गए तो एसी एक बार टेम्परेचर रीच हो गया 25, तो अब तो एसी शुरू होगा ही नहीं, क्योंकि 25 रह रहा है, तो कभी 26 होगा ही नहीं, तो एसी वापस ऑन होगा ही नहीं, 25 पे ही बस जो है वही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको कम करने के लिए वापस एसी ऑन हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। देन सिंपल था। ओके, और एक बड़ा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।